स्वागत है दोस्तों, आप सभी लोगों का आपका अपना YouTube चैनल एग्जाम मंत्रा में। जी आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं फटाफट। और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा वीडियो का लिंक, है ना। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए प्रैक्टिस सेट है, तो आप सभी लोग जो है ना सभी क्वेश्चन का आंसर साथ साथ देते रहिएगा ताकि आप लोगों को पता चले कि आप लोगों का स्कोर क्या बन रहा है ना। चलिए तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट क्या है। प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने वाला वाद्य कौन सा है? इसमें से कौन सा वाद्य यंत्र है जो प्रसिद्ध बिंदा खान द्वारा बजाए जाते हैं? सारंगी, वायलिन, मृदंग या फिर संतूर? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट का आंसर क्या होगा। आप सभी लोग कमेंट करते रहिए। देखिए प्रसिद्ध जो उस्ताद बिंदा खान प्रसिद्ध रूप में सारंगी वादक थे। कौन थे? सारंगी वादक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर हो रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका सही आंसर है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग कमेंट करते रहिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत जो है संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है? ठीक है, नेतृत्व का जो है कौन सा सिद्धांत जो है संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है? स्थिति का सिद्धांत, बहुकारक का सिद्धांत, व्यक्तिगत गुणों व स्थिति का सिद्धांत व आनुवांशिक सिद्धांत? देखिए नेतृत्व का जो है सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है। कौन सा? बहुकारक सिद्धांत को। कैसे? बहुकारक सिद्धांत को, ठीक है। और जो बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? प्रो थर्स्टन द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? थर्स्टन द्वारा दिए गए थे। थर्स्टन, ठीक है, थर्स्टन द्वारा बहुकारक सिद्धांत दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन, देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन जो आप मैंने स्किप किया वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, वो मैंने नहीं लिया। बाकी आपकी जीके, हिंदी, बाकी सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। केवल करंट अफेयर्स का क्लास हम अलग से रखेंगे, उसमें आप करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। और यूपी स्पेशल का क्वेश्चन भी अलग से रखेंगे। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर फोर। भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन कमीशन अधिकारी होता है? कौन से अधिकारी होता है? जनरल, एयर चीफ मार्शल, एडमिरल या फिर उप लेफ्टिनेंट? देखिए भारतीय नौसेना का अगर मुख्यालय पूछते हैं, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए भारतीय नौसेना के मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में, ठीक है। और इनके मुख्य अधिकारी किस क्या कहते हैं? एडमिरल। मुख्य अधिकारी कौन होते हैं? एडमिरल साहब होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया था, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है शुरू करने से पहले गांधी जी ने जो है वायसराय को 11 सूत्रीय चेतावनी या मांग किए थे। इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या क्या सही है? देखिए रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना जी, इस 11 सूत्रों में ये वाला ऑप्शन नहीं था। गांधी जी ने मांग किया था भू राजस्व में 50% की कमी की जाए, बिल्कुल सही है। राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए, बिल्कुल सही है। और इसके साथ साथ उन्होंने 11 सूत्र में जैसे मुख्य रूप से नशीले वस्तुओं के विक्रय पर पूर्ण रोक लगाने के लिए कहा था। नमक पर जो कर लगाए थे, नमक कर को समाप्त करने के लिए कहा था, ठीक है। डाक आरक्षण बिल है उसको समाप्त करने के लिए कहा था, ठीक है। ये जो है 11 सूत्रों मांग में था। तो आपका इसमें आंसर क्या होगा? देखिए रुपए डॉलर का ये तो कट गया आपका ऑप्शन, तो आपका रहेगा 2 और 3। 2 और 3 किस में आ रहा है? ऑप्शन बी में आ रहा है। ऑप्शन बी जो आपका सही आंसर है, क्लियर है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की डेट बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किए थे? देखिए शुरू करने के लिए 1930 31 30 31 ध्यान रखिएगा, 1930 31, ठीक है। प्रारंभ करने से पहले ही गांधी जी ने जो 11 सूत्री मांग किए थे। किसमें? यंग इंडिया जो समाचार पत्र है, यंग इंडिया समाचार पत्र में उन्होंने प्रकाशित किया था 11 सूत्री मांग के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन। देखिए उत्तरी गोलार्ध का नहीं पूछी, जबकि हमारा जो एरिया उत्तरी गोलार्ध का नहीं दक्षिणी गोलार्ध के लिए पूछा है। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा है? 22 दिसंबर, 21 जून, 21 मार्च या 23 सितंबर? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 7 का आंसर क्या होगा? 7 का देखिए 21 जून को स्थिति में जो है 21 जून की स्थिति को जो है कर्क रेखा, जो कर्क संक्रांति कहा जाता है, कर्क संक्रांति कहा जाता है, उस दिन जो है सूर्य बिल्कुल कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है, ठीक है। जिसके कारण जो है 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा, हमारे जो उत्तरी गोलार्ध एरिया में हमारा पड़ता है, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हो जाता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन हो जाता है। और जो है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन हो जाएंगे। तो आपका सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून, ठीक है। 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा हो जाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की
शक्ति किसके पास होती है? ठीक है, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने का शक्ति या अधिकार किसके पास है? भारत के प्रधानमंत्री के पास, भारत के राष्ट्रपति के पास, राज्य के मुख्यमंत्री के पास, या भारत के उपराष्ट्रपति के पास? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 8 का आंसर क्या होगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर होगा राष्ट्रपति के पास, भारत के राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका सही आंसर होगा, भारत के राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है। ठीक है, ठीक है। और इसका उल्लेख जो है आपको संविधान के 5वीं अनुसूची में, कौन में? 5वीं अनुसूची में है, 5वीं अनुसूची में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या कह रहा है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन जो है राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 211, अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 213 या अनुच्छेद 212? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 10 का आंसर क्या होगा? देखिए भारतीय संविधान 213, देखिए भारतीय संविधान अनुच्छेद 213 के अनुसार जो है भारत के किसी भी राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है ना? भारत के किसी भी राज्य के राज्यपाल को जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। देखिए जब विधानसभा तथा विधानमंडल सत्र में ना हो और राज्यपाल को यहाँ समाधान हो जाए कि तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है, उस कंडीशन में अध्यादेश जारी कर सकता है राज्यपाल। और ये जो है अध्यादेश केवल 6 माह के लिए ही प्रभावी रहता है। कितने? 6 महीने के लिए प्रभावी रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी किताब जो है सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है। आपसे पूछा द ब्रोकन किंग, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द गोल्डन वर्ड, द वर्ड ऑफ टाइम। बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। देखिए पुस्तक से संबंधित आपका क्वेश्चन तो बनना ही है, हर पेपर में बनता है और आपके इस पेपर में भी बनना ही है। जितने स्पेशल राइटर है, जितने स्पेशल यूनिक बुक है, उनके राइटर वगैरह अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा। और इसका स्पेशल हमने एक क्लास भी रखा, उस क्लास को भी आप देख लीजिएगा, उसमें काफी चीज इसमें क्लियर हो गई, जिसने आपके स्पेशल बुक और उनसे रिलेटेड राइटर के बारे में। देखिए द ब्रोकन किंग, द गोल्डन थ्रेशोल्ड और द वर्ड ऑफ टाइम, ये तीनों बुक जो है सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित है। और द गोल्डन वर्ड, द गोल्डन वर्ड जो है ये पुस्तक जो है ग्रीम ब्रदर्स के है। किसके है? ग्रीम ब्रदर्स का, ग्रीम ब्रदर्स द्वारा लिखी गई। ठीक है, तो इसमें आपका नहीं वाला पूछा है तो आपका ऑप्शन सी नंबर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 12 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है नकदी और खाद दोनों फसलों की साथ साथ खेती, 2 या 2 से अधिक फसलों को एक ही खेत में उगाना, पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? देखिए मिश्रित खेती जिसमें हम क्या करते हैं, खेती के साथ साथ पशुपालन साथ में कर सकते हैं ना, पशुपालन और फसल उत्पादन एक ही साथ करना को हम क्या कहते हैं? मिश्रित खेती कहते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं मिश्रित, जैसे हम कहते हैं मिश्रित खेती एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें पशुधन के साथ साथ खेती भी शामिल हो। जब एक ही खेत पर फसल उत्पादन के साथ साथ जैसे मुर्गी पालन, ठीक है, डेयरी फार्मिंग या मधुमक्खी पालन आदि का साथ साथ में किया जाता है, इसी को हम मिश्रित खेती के रूप में कहते हैं। ठीक है, मिश्रित खेती कहते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएंगे 13 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किस राज्य में वहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है? वहिनी दरबार। ठीक है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा आपके ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य द्वारा वाहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया है? गुरु अंगद जी, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव या गुरु हरराय? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 14 का आंसर क्या होगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर क्या हो रहा है? कमेंट कर दिए आप सभी लोग, फटाफट कमेंट करते रहिए, सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आप लोगों का पेपर ज्यादा दिन नहीं है, मैक्सिमम टाइम आप स्टडी करने में लगाइए। ठीक है ना। बताइए आदि ग्रंथ संकलित किसने किया था? गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन आपका सी सही होगा। जी बिल्कुल, ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी नंबर आपका सही आंसर होगा। ठीक है, गुरु अर्जुन देव जो है सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे? 5वें गुरु थे। कौन से गुरु थे? 5वें नंबर के गुरु थे। ठीक है, और इन्होंने ही जो है
अमृतसर नगर की स्थापना किया था अमृतसर नगर, ठीक है, अमृतसर नगर जो है की स्थापना किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने जी का। और देखिए इन्होंने ही अमृतसर तालाब के मध्य जो है हरमिंदर साहिब का निर्माण भी करवाया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 में पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आपका? क्वेश्चन है तुलुब के राजवंश की स्थापना किसने की? तुलुब के राजवंश की स्थापना किसने की? नरसा नायक, कृष्णदेव राय, अच्युत राय या फिर वीर नरसिंह। देखिए तुलुब राजवंश आपके 1505 से 1570 तक चला, ठीक है। इसकी स्थापना की बात करते हैं, इसकी स्थापना नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने की। किसने? वीर नरसिंह। ऑप्शन आपका डी जो है ये आपका सही आंसर होगा, वीर नरसिंह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 में पहुंचते हैं। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन थे? ये क्वेश्चन भी काफी रिपीटेड होता है। पहला मुस्लिम शासक कौन थे जो भारत पर आक्रमण किए थे? फिरदौस शाह, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम या महमूद गजनबी। ठीक है, महमूद गजनबी का वही सोमनाथ वाला आक्रमण, 17 बार आक्रमण किए थे महमूद गजनबी। तो आपका आंसर किस में जाएंगे? पहला मुस्लिम शासक पूछा तो आपके मोहम्मद बिन कासिम आंसर होगा, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पहुंचते हैं हम 17 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या कर रहा है? निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? उपवेद नहीं है, एक क्वेश्चन में हमने पिछले क्लास में बताया था। कौन सा उपवेद नहीं है? धनुर्वेद, शस्त्रवेद, आयुर्वेद या योग वेद। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए धनुर्वेद, शस्त्रवेद, आयुर्वेद ये आपके तीनों का तीनों उपवेद है, जबकि योग वेद ये आपका कोई उपवेद नहीं है, ठीक है, योग वेद कोई उपवेद नहीं है। और ये धनुर्वेद जो आपके यजुर्वेद का उपवेद है, किसका? यजुर्वेद का उपवेद है। और आपके आयुर्वेद की बात करते हैं, आयुर्वेद जो आपके ऋग्वेद का उपवेद है, ऋग्वेद का उपवेद है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? निम्नलिखित देशों में से किस एक देश में से भूमध्य रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा कहां से गुजरती है? सिंपल से आपका क्वेश्चन है। ब्राजील, जाम्बिया, मलेशिया, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। ब्राजील, स्वीडन और मलेशिया, वेनेजुएला, इथियोपिया और इंडोनेशिया। बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा? देखिए भूमध्य रेखा जो है, भूमध्य रेखा जिसे हम इक्वेटर लाइन भी बोलते हैं, इक्वेटर लाइन जो है कुल 13 देशों से गुजरती है। कितने देशों से? 13 देशों से, ठीक है, 13 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें आपके कांगो गणराज्य, ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, ठीक है, कोलंबिया, ब्राजील, ठीक है, इन देशों से होकर गुजरती है। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? इसमें आपका आंसर होगा देखिए कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया, कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया। इसमें ये आपका ऑप्शन आ रहा है कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया। इसमें मलेशिया गलत देखे रखा है जी, मलेशिया यहाँ पर गलत देखे रखा है, इसमें तो आपको केवल इंडोनेशिया मिल रहा है, इंडोनेशिया से गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन में पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर जी 20 नंबर। हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? गंगटोक, थिम्पू, बोधगया या फिर लद्दाख। देखिए हेमिस जो है, हेमिस एक नेशनल पार्क का भी नाम है, जो आप कहाँ मिलते हैं? लद्दाख में। तो हेमिस जो है आपके जम्मू कश्मीर से लगभग 45 किलोमीटर दूर लद्दाख में हेमिस मठ भी है, ठीक है, हेमिस मठ कहाँ है? लद्दाख में। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर पहुंचेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था? डच, ब्रिटिश, फ्रांसीसी या पुर्तगाली। बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 देखिए भारत में काजू का प्रथम परिचय पुर्तगालियों के द्वारा हुआ, पुर्तगालियों, ठीक है, पुर्तगालियों के देन है, पुर्तगालियों का ही महत्वपूर्ण है। पुर्तगाली के देन तंबाकू का भी आता है, मूंगफली, आलू, लाल मिर्च, ठीक है, टमाटर, शकरकंद, ये चीकू, काजू, ये पुर्तगाली की ही देन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23। देखिए किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? किसमें? आयरिश मतलब आयरलैंड में जो है आयरलैंड के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, जिसके लिए जेल भी गए थे। बीबी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा या डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो आपका क्वेश्चन नंबर आपका 23 का आंसर क्या होगा? आंसर होगा बीबी गिरी, ठीक है, बीबी गिरी जो भारतीय राष्ट्रपति है और आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण जो है जेल भी गए थे। जो डॉलिन यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई करने के लिए आयरलैंड गए थे और ये जो है स्वतंत्र भारत के चौथे राष्ट्रपति बने थे, चौथे नंबर के राष्ट्रपति बने, ठीक है, चौथे नंबर के राष्ट्रपति चुने गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 24 में पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या सिंपल सा क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 6 मई, 5 दिसंबर या 5 जून। देखिए दिन दिवस से संबंधित आपका क्वेश्चन, ये भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आप देख लीजिएगा।
इसका भी आपको क्लास मिल जाएगा, आप देखिए प्लेलिस्ट बना होगा उसमें आप देख सकते हो। पर्यावरण दिवस कौन सा 5 जून होगा ना, सभी को पता होगा, सिंपल सी क्वेश्चन है। 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस की एक क्वेश्चन बनता है आपके, विश्व पर्यावरण या प्रदूषण की समस्या पर जो है सबसे पहले जो है कहाँ बैठक हुआ था? 1972 में हुआ था। 1972 में कहाँ? संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक हुआ था स्टॉकहोम में। कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। स्टॉकहोम कहाँ पर? स्वीडन में। ठीक है, स्टॉकहोम स्वीडन में इनका बैठक हुआ था। और जो आपके एक क्वेश्चन बनता है, भारत में जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है भारत में कब लागू हुआ? भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है आपके कब? 1986 में लागू हुआ। 1986 में, ध्यान रखिएगा, 1986 में भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। और जो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या के लिए सर्वप्रथम जो बैठक हुआ था, कहा हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ का। ठीक है, स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। भारतीय संविधान सभा में कुल कितने महिला सदस्य? जो संविधान सभा, संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा होती है, उसमें कितने महिला सदस्य थे? 12, 13, 15 या फिर 17? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 26 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए। देखिए, भारतीय संविधान सभा की जो कार्रवाई स्टार्ट हुए थे 1946 में, 1946 में। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 में शुरू हुआ था, जिसमें जो है भारतीय संविधान सभा में महिलाओं के सदस्यों की संख्या पूछती है, तो महिलाओं की सदस्यों की संख्या 15 थी उस समय। कितनी थी? 15 थी। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 27। उत्तर प्रदेश में शेर सफारी स्थित है, कहां पर? कन्नौज, लखनऊ, नोएडा या फिर इटावा? बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या होगा? देखिए, उत्तर प्रदेश में शेर सफारी कहां पर है? इटावा में है ना। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 28 प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है। चरकुला नृत्य किससे संबंधित? अवध से, बुंदेलखंड से, ब्रजभूमि से या फिर रोहिलखंड से? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 28 का आंसर क्या होगा? देखिए, चरकुला नृत्य तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कहां से? उत्तर प्रदेश के, लेकिन उत्तर प्रदेश के किस भूमि से? ब्रजभूमि से। ठीक है, ब्रजभूमि से। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर होगा। इस नृत्य में क्या किया जाता है? स्त्री या पुरुष भाई स्त्री का वेश धारण करती है और सिर पर जो है मिट्टी के 7-8 घड़े लेती है, उसके ऊपर जलता हुआ दीपक रखकर क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। इसे हम चरकुला नृत्य कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? प्राथमिक क्षेत्र, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कृषि, उद्योग, सहकारिता या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा? देखिए, सिंपल से कृषि होगा। देखिए, कृषि आपका सही आंसर होगा। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। और भारतीय कृषि का जीडीपी में जो है, जीडीपी में कितने? जीडीपी में जो है आपके 16% का योगदान है। और ये आपके निर्यात की बात करते हैं, निर्यात में जो है भारतीय कृषि का जो है आपके 10% भागीदारी। कितने प्रतिशत? 10%। जीडीपी में कुल 16%। और आपके निर्यात की बात करते हैं तो इसमें आपके 10% होगा। ध्यान रखिएगा, कृषि को जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 31। आयात निर्यात, ठीक है, बैंक स्थापित हुआ था 1981 में, 82 में, 85 में या फिर 89 में? आयात निर्यात बैंक, बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 31 का आंसर क्या होगा? देखिए, आयात निर्यात बैंक की स्थापना जो है आपके 1982 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। प्रथम भारतीय महिला जिसने एशियाई खेल में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण जीता। एम.एल. बलसमा या पीटी उषा या कमलजीत संधू या के मलेश्वरी? बताइए, 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीते थे कौन इसमें से? आपका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कमलजीत संधू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 33। सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई? ढाका बांग्लादेश, बेंगलुरु भारत, काठमांडू नेपाल या इस्लामाबाद पाकिस्तान? बताइए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या होगा? देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ढाका बांग्लादेश। ठीक है, सार्क का जो पहला बैठक हुआ था कहाँ हुआ था? ढाका बांग्लादेश में हुआ था। ठीक है, और सार्क की स्थापना की बात करते हैं, इसकी स्थापना कब हुए थे? अच्छा, एक भी क्वेश्चन बनता है, सार्क की स्थापना कब हुआ था? भाई सार्क का स्थापना जो है 1985 में हुआ था। कब हुआ था? 1985 में हुआ था। कब हुआ था? 1985 में हुआ था। और जिसमें शुरुआत में कुल कितने देश थे? कुल 7 देश थे। कितने थे? 7 देश शामिल थे इसमें। और जो है 2003 में, कब? 2003 में, कब? 2003 में जो इसमें अफगानिस्तान भी शामिल हो गया। और इसमें अब कितने देश है? अब 8 देश है टोटल। कितने देश हो गया? 8 देश हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 36 में पूछते हैं, लोहे और रक्त की नीति किसने अपनाई? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, या फिर बाबर ने। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 36 का आंसर क्या होगा? लोहे और रक्त की नीति किसने अपनाया था? बलबन ने अपनाया था ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए लोहे और रक्त की नीति जो है ये कठोर गुलाम वंशीय जो एक शासक कौन थे? बलबन। बलबन ने ही अपनाया था और बलबन ने अपने विद्रोह को कमजोर करने के लिए और साथ साथ मंगोल की जो आक्रमण उससे सुरक्षा के लिए नीति अपनाई थी। ठीक है। और देखो बलबन का एक क्वेश्चन बनता है, सिजदा, सिजदा और पैवास, सिजदा और पैवास, सिजदा और पैवास प्रथा किसने शुरू किया था? तो आपका आंसर होगा बलबन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 37, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? हैदराबाद, मदुराई, मैसूर या फिर विजयनगर। आप सभी लोगों को पता होगा टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र, ये मैसूर का शासक था। कहाँ का? मैसूर का। ठीक है, मैसूर के साथ जो अंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं इसमें चौथा जो कौन सा चौथा चौथा अंग्ल मैसूर जो है लड़ाई हुआ था उसमें इनकी मृत्यु होती है। ठीक, अंग्ल मैसूर का युद्ध होता है उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसके अगर डेट पूछे तो डेट आपके 1799 होगा, 1799। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 38, संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है, संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है दल बदल से, आरक्षण से, निर्वाचन से या अल्पसंख्यकों के संरक्षण से। देखिए 52वां संविधान संशोधन, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, दल बदल से संबंधित है। किससे? दल बदल से संबंधित है। और ये अधिनियम जो 1985 में लागू हुआ, 1985 में 52वां संविधान संशोधन में दल बदल को लाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 39। यहाँ हम हिंदी के पोर्शन देखेंगे। हिंदी के क्वेश्चन होगा, पहला है सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद, रामदास, वल्लभाचारी या विठलनाथ। सभी लोगों को ये भी आंसर मेरे ख्याल से पता होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सूरदास जी के गुरु का नाम क्या? वल्लभाचारी। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही आंसर होगा। आप कमेंट करके बताइए सूरदास के प्रमुख जो ग्रंथ है, ये 3 ग्रंथ इनके प्रमुख है, तीनों ग्रंथ का नाम लिख के आप कमेंट करिए जरा। क्वेश्चन नंबर 39 का सूरदास जी के प्रमुख ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या? छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहती है? गति, यति, तुक या फिर गण। बताइए क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या होगा? देखिए छंद की जो नियमित वर्ण या फिर मात्रा में सांस लेने के लिए जो रुकना पड़ता है ना, इसी रुकने के स्थान को हम यति कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, ध्यान रखने। विराम या रुकती है, सांस रोकते हैं, उसके बीच में जो सांस रोकते हैं इसको हम क्या कहते हैं? यति कहते हैं, ध्यान रखिएगा। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को हम क्या कहते हैं? यति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 41। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं या बतलाती है उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण या उपमान। देखिए विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं ना। ऑप्शन आपका बी नंबर जो है ये आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 41 का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 42, प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? सार्वनामिक विशेषण, परिमाण विशेषण, संख्यावाचक या गुणवाचक। भाई प्राचीन मतलब पुराना की बात करते हैं, प्राचीन नया, तो ये गुण की बात करेंगे। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। देखिए प्राचीन जो है शब्द आपके गुणवाचक विशेषण है। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के आकार, प्रकार, गुण, दोष, रंग, रूप, ठीक है, स्वभाव आदि का वो बोध कराती है, इसको हम गुणवाचक कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? जैसे वो समझदार है, बुद्धिमान है, परिश्रमी है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन। आधुनिक है और फिर उसके बाद प्राचीन है, ये सारे गुणवाचक सर्वनाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 43, अभ्यास का विशेषण रूप। अभ्यास का विशेषण अभ्यासिक, अभ्यासी, अभ्यास या फिर अभाषित। पता है क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर अभ्यास का विशेषण क्या होगा? अभ्यासी होगा ना, अभ्यासी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 44। देखिए निम्नलिखित मुहावरों के लिए उचित विकल्प चुनना है आपको। द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या हो? नारी का अपमान करना, शर्मनाक कार्य या कभी समाप्त ना होना या फिर सुंदर स्त्री। देखिए द्रौपदी का चीर मतलब कपड़े के लिए, वो कभी खत्म ही नहीं होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? कभी समाप्त ना होना। ठीक है, कृष्ण लीला वगैरह उसमें जो एपिसोड आया उसमें सभी लोगों ने देखे होंगे। द्रौपदी का चीर मतलब कपड़े की बात कर रहे हैं, वो कभी समाप्त ना होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कूप मंडूक होना। कूप मंडूक होना का अर्थ कुएं में गिरना, मूर्ख होना, मात देना, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। कूप मंडूक होना का सही अर्थ बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 45। देखिए क्वेश्चन नंबर 45। देखिए
कूप मंडूक होना होता है सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव। ठीक है, ऑप्शन आपका डी जो है सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पूरब और पश्चिम, बीच की दिशा, आग्नेय, ईशान, वायव्य या फिर नैऋत्य। बताइए कौन सा नंबर आपका 47 का आंसर क्या होगा। देखिए एक क्वेश्चन में काफी आता है, पूरब बीच की दिशा को हम ईशान सही हो रहा है, ऑप्शन आपका बी सही हो रहा है, ऑप्शन बी सही हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 48। वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। वलय, वलय का अर्थ क्या है। वृक्ष की छाल, गोलाकार घेरा, मृग छाल या फिर आवरण। देखिए वलय का अर्थ होता है गोलाकार घेरा कोई भी, ठीक है, गोलाकार घेरा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें भी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हम पहुंचते हैं 49 में। नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययभाव समास का चयन कीजिए। अव्ययभाव जिसमें पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है, पहला पद अव्यय होता है, बाद दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे पाप पुण्य, देखिए पाप पुण्य ये आपके द्वंद्व समाज का होगा, बीच में आपके योजक लगाए और एक दूसरे का विलोम होता है, इसे द्वंद्व समाज कहते हैं। आजीवन, देखिए इसको हम जोड़ेंगे आ प्लस जीवन, तो आपको देखा पहला शब्द जो है अव्यय हो गया, दूसरा शब्द प्रधान हो गया, आपका यही आपका आंसर होगा अव्ययभाव समास का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। 50 नंबर क्या है, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है। ठीक समय पर आ जाना, पर लगा, देखिए कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ये कारक चिन्ह जरूर ध्यान रखिएगा। पर किस में आता है, अधिकारण में। ऑप्शन आपका डी सही होगा, ऑप्शन आपका डी सही होगा। इसके अलावा अधिकरण जब भी समय की बात होता है, स्थान अवसर आदि का जिसमें बोध होता है वो हमारा अधिकरण समास होता है। जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है, स्थान का बोध हो रहा है। ठीक समय पर आ जाना, ये भी आपका किसी समय का ज्ञान हो रहा है, तो इसका मतलब है अधिकरण है। और ज्यादातर हम पर से पहचान लेते हैं कारक चिन्ह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 51। मंदिर मदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है। देखिए मंदिर और मदिरा, पूजा घर, पुजारी घर, सवारी, गुफा, बड़ी गुफा, देवालय, अश्वशाला। देखिए मंदिर को हम देवालय बोल सकते हैं, मदिरा अश्वशाला, अश्वशाला मधुशाला। आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में। क्वेश्चन नंबर आपका 52 क्या है कि निम्नलिखित में से मिस्र वाक्य कौन सा। मेरे आते ही वर्षा होने लगी, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, जो ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। देखिए मिश्रित वाक्य तो आप एक तो से पहचान सकते हो, ज्यो त्यो, ठीक है। उसके बाद आपके और पहचान क्या होता है, इसके बाद जहां वहां, फिर आपके होते हैं अगर, ठीक है। इन शब्दों से आप पहचान सकते हो मिश्र वाक्य। तो इसमें आपका ज्यो लगाए, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर होगा मिश्र वाक्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में। रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्प में उचित विकल्प चुनिए। रामू की डैश केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी डैश अधिक बुद्धिमान। देखिए किसी का तुलना होता है, तुलना करने में क्या लगता है, अपेक्षा लगता है। अधिक बुद्धिमान, अधिक बुद्धिमान तो उसका अपेक्षा होता है। अपेक्षा दूसरे बार में तो अपेक्षा उपेक्षा वाला, ये दोनों कट जाएंगे। और अपेक्षा रामू की अपेक्षा तुलना केवल इसलिए हुई नहीं हो सकता। अपेक्षा रामू की उपेक्षा, ठीक है, उपेक्षा, रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। तो ऑप्शन जो है सी सही हो रहा है, ठीक है। रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है ना, उसकी तुलना में अधिक बुद्धिमान है, इसलिए उसकी उपेक्षा हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 आपका क्या है, निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी बिच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवे हासी। पानी बिच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवे हासी। विभावना, अतिशयोक्ति, विशेषोक्ति या फिर उपमा। देखिए यहाँ आप एक चीज समझ सकते हो, जहां पर हम कहते हैं कि कारण के रहते हुए भी कार्य ना होना, कारण के रहते हुए भी कार्य होना। जैसे भाई मीन मतलब मछली, मछली के पास पानी होते हुए भी वो प्यासी है, इसका मतलब है विशेषोक्ति अलंकार हो गया। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर होगा। विशेषोक्ति अलंकार क्या होता है, जहां पर कारण के रहते हुए भी कार्य ना होना, ठीक है, ध्यान रखिएगा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी
शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं है आपका पहला आंसर है राम, रामचरित गंगा। फिर आपके ऑप्शन देख रखा है कृष्ण, कामायनी, मिठास। भाई मिठास आपके क्या विशेषण है? अब बुढ़ापा ये भी आपके विशेषण, ममता ये आपके भावात्मक। भाई सिंपल से आपके क्या आंसर है राम, रामचरित गंगा। ऑप्शन कौन सा आ रहा है? ऑप्शन फर्स्ट जो आपका सही आंसर आ रहा है। आपसे व्यक्तिवाचक पूछा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा राम, रामचरित गंगा आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में। निम्नलिखित में क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? गंगा का पर्यायवाची क्या होता है? गंगा का पर्यायवाची क्या होता है आपके? मंदाकिनी, बिल्कुल, भागीरथी, सूर, सरिता, है ये सारे जो आपके गंगा के पर्यायवाची। इसके अलावा अमर तरंगिनी, जानवी, देवनंदी, ये सब आपके गंगा के पर्यायवाची है। जबकि ये कालिंदी बताते, कालिंदी जो आपके किसके? यमुना के पर्यायवाची है। किसके? यमुना के। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में। सही वर्तनी शब्द चयन कीजिए। सही वर्तनी शब्द कौन सा है? अवनति, श्रृंगार, मुश्किल या फिर मान। देखिए अवनति आपका ऐसे लिखा जाता है, अवनति। श्रृंगार बिल्कुल सही है, श्रृंगार बिल्कुल सही है। सही वर्तनी शब्द आपका कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बिल्कुल बी नंबर सही हो रहा है। मुश्किल आप जानते हो ये वाला ये नहीं होगा। मुश्किल आपका कैसा होता है? मुश्किल आपके इस प्रकार लिखा जाता है, आधा सा इसमें काफी वर्ग। मातृभूमि, मातृभूमि ये भी आपके गलत लिखा, मात्र, मात्र ऐसे लिखा जाएगा, मातृभूमि, है ना, मातृभूमि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 62। समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। पुरुष, स्त्री, मनुष्य, भीड़। समूह की बात करें, ग्रुप की बात करें, भाई भीड़। ऑप्शन नंबर डी जो आपका सही आंसर आ रहा है ना, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या लगा? आंशिक, अब तो आंशिक इक आ रहा है ना, आ का इक सिक इक आएगा ना। ऑप्शन आपका सी जो है ये आपका सही है। प्रत्यय जो अंत में लगकर जो उसमें शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 64। नीचे दिए गए वाक्य के त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो हमारा आंसर डी होगा। देखिए पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है, कोई त्रुटि नहीं है। क्या होगा इसमें सही आंसर? क्योंकि आपको गलत वाला चिन्ह करना है। अगर आपका गलत नहीं है सेंटेंस तो आपका डी आंसर होगा। ठीक है, देखिए पुलिस द्वारा क्या होगा? चोरी का माल बरामद हो गया नहीं होना चाहिए, बरामद किया गया होना चाहिए, बरामद किया गया। ऑप्शन आपके यहाँ सी जो है ये गलत दिख रहेगा। चोरी का माल बरामद किया होना चाहिए। ठीक है, बरामद किया गया, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी में जाएंगे हम लोग। ऑप्शन सी जो है आपका गलत देख रखा है। नेक्स्ट पहुंचते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 65। बधूर्मी का संधि विच्छेद। बधु उर्मी, फिर आपका जिसका बधु उर्मी। ठीक है, बधु उर्मी या वधु उर्मी। देखिए बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 65 का आंसर क्या होगा? देखिए ये आपको पता चल रहा है आपको कौन सा? भाई समान वाले, समान वाले जब आता है, समान वाले जैसे बरु हो गया दोनों, समान वाले जो समान स्वर या वर्ण आते तो वो कौन सा दीर्घ संधि का होता है? देखिए यहाँ समान वाला, देखिए बधु उर्मी, बधु उर्मी। यहाँ आपकी कौन सी मात्रा पहुंच रहा है? ऊ की मात्रा। ऑप्शन आपका डी सही हो रहा है, डी सही हो रहा है। संधि देख लीजिएगा, संधि अगर कोई डाउट हो तो भाई अलग से उसका क्लास ले लीजिएगा। देखिए कुछ स्पेशल टॉपिक होता है उनका क्लास आपको लेना ही चाहिए, उससे आपको बेनिफिट होता है, वो आपका फिक्स मार्क बन जाता है ना। जो आपके देखिए एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन आता है, जो आपके करंट अफेयर्स का हो गया, मैथ का 2-4 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा आउट ऑफ थोड़ा मॉडरेट जिसे क्वेश्चन हम बोलेंगे, 2-4 मिलेंगे, ऐसा नहीं मिलेंगे। अगर आपको रैंक अच्छा बनाना है, अच्छा मेरिट में आपका नंबर अच्छा होना है, तो सिंपल से जो टॉपिक आपका कंपलसरी है उन टॉपिक को, सिंपल भी लगता है भाई एक बार पढ़ लिया आराम से क्लियर कर सकती हो, कोई भी क्वेश्चन दे दिया, तो ऐसे टॉपिकों को अच्छे ढंग से पढ़ लेना। ठीक है, ऐसे टॉपिक को मत छोड़ना, ऐसे टॉपिक को पहले ही पढ़ लेना, तो कवर कर लो पहले से। ठीक है, जो नया चीज सीखने से पहले पुराना जिसका आपको नॉलेज थोड़ा बहुत है उस टॉपिक को एक बार फिर से रिवीजन करके उसकी मजबूती बना लो। ठीक है ना, ताकि जो भी क्वेश्चन आपके सामने मिले वो आपका फिक्स नंबर बन जाए। वाह, ये नंबर तो मेरा पक्का है, ऐसा होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में। भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। भिन्नार्थक, पावक, अनिल, अनल, कृषाणु। बताइए क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर क्या होगा? देखिए पावक, कृषाणु, अनल, पावक, कृषाणु और अनल ये किसके पर्यायवाची है? ये आपके अग्नि की पर्यायवाची। किसकी है? अग्नि की पर्यायवाची। ये तीनों जो है अग्नि की। जबकि अनिल की बात करते, अनिल किसकी पर्यायवाची? अनिल आपके हवा की पर्यायवाची है, हवा की। ठीक है, भिन्नार्थक कौन सा होगा? ऑप्शन बी जो आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में। हर्ष का विलोम बताए। हर्ष का विलोम, हर्ष मतलब क्या होता है? खुशी होता है ना, उत्साह मनाना, खुशी होना, तो इसका क्या होगा?
देखिए खुशी ये तो नहीं होगा, उल्लास ये भी नहीं होगा, आनंद भाई एंजॉय ये भी नहीं, विषाद होगा, विलोम पूछा ना आपका, विलोम। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन आपका बी जो है आपका सही आंसर होगा 67 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या, गंधला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची है, समझ सकते हो, गंधला, मैला, मलिन किसके लिए। अब देखो प्रलय मतलब क्या होता है, पहले तो अब देखिए प्रलय की बात करते हैं हम। प्रलय, प्रलय का अर्थ क्या होता है भाई, विनाश होता है ना। हाँ जी, प्रलय का अर्थ विनाश हो गया। धवल का अर्थ क्या होता है, उजाला, धवल का अर्थ क्या होता है, उजाला, ठीक है। और पामर का अर्थ होता है, पामर का अर्थ होता है दुष्ट, दुष्ट, ठीक है। और प्रांकिल का अर्थ होता है आपके मैला, मलिन, गंदला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 69 में। कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुने, कठोर, विवेकी, मधुर या फिर विनम्र। विनम्र होगा यहाँ पर, ठीक है, विनम्र। कर्कश का विलोम पूछा है, कर्कश का विलोम क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर देखिए, कर्कश, कर्कश का क्या होगा, मधुर होगा ना जी, मधुर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर होना चाहिए। मधुर जो है कर्कश का विलोम होगा। कठोर का सिंपल से आप लोगों को पता होगा, कठोर का कोमल होगा, कठोर का क्या होता है, कोमल होगा। विवेकी का आप ये भी बता सकते हो, अविवेकी, अविवेकी होना, ठीक है। विवेकी होना। और आपके विनम्र की क्या होता है, विनम्र की भाई एक तरह का धृष्ट, धृष्ट व्यक्ति है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 70, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, इंद्रेज, इंदु, इंद्रजीत या जितेंद्र। वैसे सभी लोग को पता होगा, जो इंद्र पर विजय करते उसे इंद्रजीत, भाई इंद्रजीत जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपके एक और क्वेश्चन बढ़िया बनता है, जितेंद्रिय किसे कहते हैं, जितेंद्रिय भाई जो व्यक्ति या इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है, किस पे, इंद्रियों पे विजय प्राप्त करते हैं उसे जितेंद्रिय कहते हैं। और जो इंद्र पर विजय करते हैं इंद्रजीत, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 71, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति उन्हें क्या कहते हैं, धनी, सवर्ण, श्रेष्ठ या कुलीन। ध्यान रखिएगा कुलीन में जाएंगे हम लोग, ऑप्शन डी सही होगा जी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम 72 में पहुंचते हैं। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, समझ में आ रहा है, ये आशीर्वाद देने की बात हो रहा है ना। अर्थ के आधार पर बाकी का भेद बताइए, प्रश्नवाचक बिल्कुल नहीं, प्रश्नवाचक कहां से, विस्मयवाचक दी नहीं, निषेधवाचक नहीं, इच्छा हो रहा है ना, आशीर्वाद। आपका ऑप्शन सी सही हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 73, श्री गणेश का विलोम, श्री गणेश मतलब किसी चीज का शुरू करना, ठीक है। तो क्या होगा, इति श्री, बहुत आता है इति श्री। आपका ऑप्शन कौन सा, और ऑप्शन आपका बी, श्री गणेश मतलब शुरुआत करना, इति श्री मतलब समाप्ति याद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 74, फूल का पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची नहीं आपसे पूछा है। सुमन बिल्कुल, पुष्प, कुसुम ये आपके किसके, फूल का पर्यायवाची है। और जबकि आपका जो तनुजा, तनुजा किसके है, तनुजा किसकी पर्यायवाची है, बेटी का है ना तनुजा, बेटी का पर्यायवाची है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन आपका सी जो है आपका सही आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, किस रस को रसराज कहा जाता है, किस रस को रसराज कहा जाता है, रसराज कहा जाता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 75 का आंसर क्या होगा, कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 75, वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस या फिर शांति रस, बताइए आपका आंसर क्या होगा, रसराज, भाई श्रृंगार रस, रसों का राजा रसराज। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है आपका सही आंसर हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपके जो जीके जीएस और आपके हिंदी के पोर्शन कंप्लीट होता है, बाकी आपके मैथ और रीजनिंग वाला वो किसी दूसरे क्लास में ले आते हैं। तो आप लोग अपना स्कोर शेयर करिए, आपका स्कोर बता सकते हो कितना आपका स्कोर बना है। और आपका प्रिपरेशन अगर थोड़ा आपके स्कोर नंबर कम आ रहे हैं तो आप प्रिपरेशन में लग जाइए, जिस जिस टॉपिक में आपको कंफ्यूजन उस टॉपिक पे प्रिपरेशन कर लीजिए, अभी टाइम है आप लोगों के पास अच्छा खासा, तो तैयारी आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों को क्लास कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइए, और दोस्तों को शेयर जरूर कर दिए, लाइक और शेयर करना ना भूलिए, एक लाइक कर दीजिएगा, लाइक करते हुए जाइएगा और साथ में शेयर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से, जय हिंद दोस्तों।